बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो इस पाठ को पिछले भाग में हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम ये अच्छे से समझ चुके हैं कि आनुवंशिकता क्या होती है, जैव विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, नई जाति का उद्भव किस तरह से होता है। इसी के साथ साथ हमने मानव के विकास को भी अच्छे से समझ लिया। अब इस भाग में करेंगे हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो जल्दी से आप अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया है कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, इनका संकरण बौने पौधों जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न थी। तो यहाँ पर देखिए हमें ये समझ में आ रहा है कि लंबे मटर के पौधे थे और उस पर पुष्प कैसे थे, बैंगनी पुष्प थे। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि लंबे के लिए तो हमने क्या लिया है, जीनोटाइप जो इसका होगा वो क्या हो सकता है, क्योंकि पौधे लंबे हैं तो कैपिटल टी होगा। लेकिन जो संतति हुई है उसमें आधे पौधे बौने हैं, तो कुछ इस तरह का इसका जीनोटाइप रहा होगा। और यहाँ पर हम ये भी कह रहे हैं कि पौधों में पुष्प कैसे आ रहे हैं, बैंगनी रंग के ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जीनोटाइप कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो जब जो लंबे जनक पौधे हैं उनकी आनुवंशिक रचना इस तरह की होगी और जब हम इसे F1 और F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनमें से हमें आधे पौधे कैसे प्राप्त होंगे, बौने प्राप्त होंगे और इनमें बैंगनी पुष्प हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प जो है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू, इस तरह का जीनोटाइप उस लंबे पौधे का होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है समजात अंगों का उदाहरण है। विकल्प दिए गए हैं हमें, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। तो यहाँ पर ये त नहीं होके द होगा। नेक्स्ट है हमारे दांत तथा हाथी के दांत। इसके अलावा है आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरीय और चौथा विकल्प दिया है उपरोक्त सभी। तो सही जवाब भी क्या हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। इन सभी की यदि हम संरचना देखेंगे तो क्या होगा, आधारभूत संरचना और उत्पत्ति हमें समान मिलेगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये समजात अंगों के उदाहरण है। हमारा हाथ और कुत्ते के जो अग्रपाद हैं उनकी संरचना और उत्पत्ति समान होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी और जीवाणु। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि चीन के जो विद्यार्थी हैं वो भी क्या हैं, होमो सैपियंस स्पीशीज के ही होंगे, सभी क्या हैं, मनुष्य ही हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी चीन के विद्यार्थी के साथ में अधिक समानता होगी बजाय कि चिंपैंजी, मकड़ी और जीवाणु से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती है। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें जो भी कथन दिया गया है इसके आधार पर हम स्पष्ट रूप से ये तो नहीं बता सकते हैं कि आंखों का हल्का रंग प्रभावी होगा अथवा अप्रभावी होगा। क्यों नहीं कह सकते हैं हम, हमें यहाँ पर दिया है कि बच्चे की आंखों का रंग कैसा है, हल्का है, और माता पिता की आंखों का रंग भी हल्का है। तो इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए यदि हल्का रंग जो है आंखों का वो अप्रभावी है तो जनक जो है उनका जीनोटाइप भी कुछ इस तरह का होगा और यही लक्षण आगे संतति में आ गया तो जो संतति होगी उसमें भी आंखों का हल्का रंग होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हम कह सकते हैं कि बच्चों और जनक दोनों में आंख का रंग हल्का है तो ये अप्रभावी लक्षण भी हो सकता है। यदि अप्रभावी लक्षण है तो बच्चे में भी ये लक्षण आ सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आंख का हल्का रंग प्रभावी हो तो जनक का जीनोटाइप कुछ इस तरह का हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये जो बच्चे होंगे तो देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, आँख का जो रंग है यदि प्रभावी है तो ये बच्चे जो हैं वो हल्के रंग की आँख वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो बच्चा है ये गहरे रंग की आँख वाला भी हो सकता है। कुछ बच्चों के अंदर ऐसा गुण भी हमें दिखाई दे सकता है। तो इस आधार पर हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि आँख का रंग यहाँ पर प्रभावी है या अप्रभावी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित हैं? तो देखिए इस बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे जैव विकास हो रहा है तो अभिलक्षणों के आधार पर हम जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं और हम इनके विकासी संबंधों का पता लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि विभिन्न जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और फिर उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। जब हम जीवों के अंदर समानताएं देखने का प्रयास करते हैं तो उससे हम उन्हें एक समूह में या अलग अलग समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं और फिर उनका अध्ययन हम कर सकते हैं। क्योंकि दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध उतना ही निकट का होगा और हम कह सकते हैं कि उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। तो यहाँ पर हम इन विकासी संबंधों के द्वारा इनको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कुछ अभिलक्षण जीवों के मध्य आधारभूत विभिन्नताओं का निर्णय करते हैं। कुछ अभिलक्षणों के आधार पर हम जीवों में अंतर कर सकते हैं, जैसे कि बाह्य आकृति और व्यवहार का विवरण, अर्थात उनका विशेष स्वरूप या विशेष कार्य, यही क्या कहलाते हैं? इनके अभिलक्षण कहलाते हैं। इस प्रकार स्पीशीज जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के श्रृंखलाबद्ध परिवर्तनों के संबंधों का प्रतिबिंब है। जैसे हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो हम यहाँ पर देखकर ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज अधिक निकट संबंधी होगी और किसके अंदर संबंध जो है वो दूर का होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आगे पूछा है समझा तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। तो इनके बारे में भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। समझात अंग क्या होंगे? जिनकी उत्पत्ति समान होगी, और समरूप अंग वे होंगे जो कार्य में समानता प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें कि समझात अंग क्या हो जाएंगे? जीव जंतुओं के वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना में समानता होती है लेकिन इनके कार्यों में विभिन्नता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम समझात अंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए पक्षी के पंख, मेंढक की टांगे, मनुष्य के हाथ आदि, इनकी उत्पत्ति और आंतरिक संरचना समान है जबकि इनके कार्यों में अंतर होता है। जीव जिस कार्य में इन्हें उपयोग में लेता है उसी के अनुसार ही रूपांतरित हो जाते हैं। समरूप अंगों की यदि हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम कि जंतुओं के वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना में समानता न होते हुए भी उनके कार्यों में समानता होती है, वे समरूप अंग कहलाते हैं। पक्षी और चमगादड़ दोनों के ही पंखों का प्रयोग किस में होता है? उड़ने के लिए होता है। दोनों ही अपने पंखों का प्रयोग उड़ने के लिए करते हैं लेकिन इनकी उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई है। इस चीज़ को हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब क्या कहेंगे हम? इन्हें समरूप अंग कहेंगे। इनके कार्यों में तो समानता है लेकिन उनकी उत्पत्ति में भिन्नता होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे पूछा है कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। तो यहाँ पर हमने कल्पना की है कि जो काले रंग की खाल वाला नर है उसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल बी और कैपिटल बी। और एक यहाँ पर हमने लिए सफ़ेद रंग की खाल वाली मादा जिसका जीनोटाइप हमने माना है कि क्या होगा? स्मॉल बी और स्मॉल बी होगा। तो इससे जो संतति उत्पन्न हो रही है उसके अंदर जो जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा? कैपिटल बी और स्मॉल बी। एक कैपिटल बी यहाँ से आ जाएगा और एक स्मॉल बी यहाँ से आ जाएगा। और हम मान रहे हैं कि ये जो संतति पैदा हुई है इसमें सभी पिल्ले कैसे हैं? काले रंग के पिल्ले हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो बी है, कैपिटल बी रंग है, ये क्या है? प्रभावी रंग है। कौन सा है? ये काला रंग है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्योंकि सभी संतति कैसी दिखाई दे रही है? काले रंग की, तो ये जो कैपिटल बी का काला रंग है वो प्रभावी लक्षण है और स्मॉल बी वाला जो सफ़ेद रंग है वो क्या है? अप्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पर हम इसे चेकर बोर्ड की सहायता से भी समझ सकते हैं। युग्म विकल्पी ये जो है इसमें क्या बन जाएंगे? कैपिटल बी और कैपिटल बी क्या है? ये काले रंग वाला नर और ये है सफ़ेद रंग वाली मादा। तो जो संतति हमें प्राप्त हो रही है वो क्या हो रही है? कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पर भी कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। और ये जो सभी संतति प्राप्त हो रही है ये कैसे रंग की है? काले रंग की है। तो हम कहेंगे कि काला रंग इनमें प्रभावी है और सफ़ेद रंग अप्रभावी लक्षण है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विकासी संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है? तो देखिए जीवाश्म के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं तो हमें जीवों के मध्य विकासी संबंधों का पता लगाने में मदद मिलती है। इसी के साथ साथ हम ये भी पता कर सकते हैं जीवाश्म की आयु के आधार पर कि इस जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर कितने समय पहले हुई होगी। तो क्या लिखेंगे हम इसमें कि जीवाश्म द्वारा हम जान पाते हैं कि अंगों की रचना केवल वर्तमान स्पीशीज पर ही आधारित नहीं है बल्कि
उन स्पीशीज पर भी आधारित है जो अब जीवित नहीं है, वर्तमान में जो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन पहले कभी ये अस्तित्व में थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो खुदाई में मिले जीवाश्म हैं उनकी गहराई और फॉसिल डेटिंग के आधार पर हम उनकी आयु जान सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि इन जीवों का अस्तित्व कब था। इसी प्रकार पुरातन जीवों के समय निर्धारण तथा अंगों की संरचना के आधार पर जीवों के विकासी संबंधों को भी समझा जा सकता है। हम फॉसिल डेटिंग के द्वारा या जीवाश्म कितनी गहराई में मिल रहे हैं उस आधार पर हम इन जीवों की आयु का पता लगा सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि इनका अस्तित्व पृथ्वी पर कब रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि वैज्ञानिक स्टेनले एर मिरर और हेराल्ड सी उरे ने 1953 में किए गए प्रयोगों के आधार पर यह समझाया था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों के द्वारा हुई है, यानी कि जीव रासायनिक संश्लेषण के द्वारा निर्मित हुए होंगे। इन्होंने क्या किया, कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राचीन वातावरण के समान था और इसे 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया। उसके बाद में क्या किया इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने इस गैसों के मिश्रण में बिजली जैसी चिंगारियां उत्पन्न की और एक सप्ताह बाद 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो गए। जो कार्बन था वो किस में परिवर्तित हो गया, कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो गया। इनमें एमिनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। तो इन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती है, व्याख्या कीजिए। यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो देखिए, जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो कम विकसित जीवों में होती है, जबकि जो बहुकोशिक जीव हैं, अधिक विकसित जीव हैं, उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि अलैंगिक जनन में एकल जीव जनन करता है और इससे उत्पन्न जीवों में बहुत अधिक समानताएं होती है, जबकि लैंगिक जनन में दो जीवों का, नर और मादा का योगदान होता है, जिससे विभिन्नताएं अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे हम इसमें कि ये जो विभिन्नताएं हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतति में विभिन्नताओं की मात्रा अधिक होती है और ये आगे आने वाली पीढ़ी में भी संचयित होती जाती है। तो इनमें से कुछ परिवर्तन स्थायी होते रहते हैं और जीवों को विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में विविधता उन्हें भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रहने के अनुकूल बनाती है, जिससे इन जीवों का विकास क्रम अलैंगिक जनन करने वाले जीवों की अपेक्षा अधिक बेहतर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन की बेहतर विधि होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। तो हम पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान जो आनुवंशिक पदार्थ है वो नर और मादा दोनों से संतति में स्थानांतरित होता है और युग्मनज का निर्माण यहाँ पर होता है। तो युग्मनज के अंदर गुणसूत्रों की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें हम कि लैंगिक प्रजनन के दौरान दोनों जनक कौन कौन से, नर और मादा, डीएनए की समान मात्रा संतति को प्रेषित करते हैं। तो गुणसूत्रों के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनन कोशिका में जाता है। जब दोनों युग्मकों का संलयन होगा और युग्मनज का निर्माण होगा तो इस युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। तो इस प्रकार स्पीशीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करती है, क्योंकि अब जब युग्मनज का निर्माण हो गया है तो दोनों ही जनक कोशिकाओं से आए हुए डीएनए आपस में संलयित हो जाएंगे और गुणसूत्रों की मात्रा उसमें पुनर्स्थापित हो जाती है। तो इस तरह से नर और मादा दोनों ही जनक के द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब पूछा है, केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी होती है समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों एवं क्यों नहीं? तो क्या पूछा है हमें कि केवल
वे विभिन्नताएं ही जो क्या हैं, जीव के लिए उपयोगी हैं, समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखेंगी। शेष विभिन्नता इसमें विलुप्त हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी होती है वे ही समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। ऐसा भी होता है कि वे विभिन्नताएं जो समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रख रही है वे उस समय जीव के लिए उपयोगी नहीं हो, लेकिन जब परिस्थितियां थोड़ी बदले, वातावरण में थोड़ा चेंज आ जाए, तो उस समय हो सकता है कि वे विभिन्नताएं जीव के लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वे विभिन्नताएं भी समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है जो उस समय जीव के लिए उपयोगी नहीं है, परंतु वातावरण में होने वाले परिवर्तन की स्थिति में वे जीव के लिए लाभदायक हो सकती है। तो वे विभिन्नताएं भी आगे समष्टि में स्थानांतरित होती है, अपना अस्तित्व बनाए रखती है और इन विभिन्नताओं के द्वारा जीव वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल लाभदायक विभिन्नताएं ही आगे स्थानांतरित होती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ साथ हमारा पार्ट भी यहाँ पर पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।